वेक्टर की तीन टाइप्स होती हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ ये आपका वेक्टर है, ठीक है, और इसी के नीचे मैं दूसरा वेक्टर ड्रॉ करूँ, देखो वेक्टर बी। तो अब इन दोनों की कहानी सुनो बच्चे। आपके पास ये वेक्टर ए था, ये देखो, ये वेक्टर ए था जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। मैंने इसी के नीचे जो है वो वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। अब ये देखो, वेक्टर ए और बी में अगर आप लोगों से फर्क पूछूं, मुझे बताओ क्या इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ मैंने बिल्कुल सेम रखी है बच्चे? मुझे बताओ, लेंथ सेम रखने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। ऐसा ही भाई, लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या बताता था मैग्नीट्यूड के बारे में, सही। अच्छा, दूसरी चीज मुझे बताओ क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? डायरेक्शन सेम नहीं हो तो क्या कह सकता हूँ, डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन को ऐसे लिख रहे थे हम लोग, तो बच्चे डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसे ही। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे एक बात कि वेक्टर ए और बी, देखो, जो आपकी डायग्राम में सबसे पहला वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा वो आपका हमेशा एक्चुअल वेक्टर होता है। डायग्राम में मैंने सबसे पहले ए को ड्रॉ किया, तो ए आपका एक्चुअल वेक्टर। तसल्ली से पूरी बात सुनो, डायग्राम में मैंने सबसे पहले ए को ड्रॉ किया तो ए आपका एक्चुअल वेक्टर है। फिर ए को देखते हुए मैंने किसको ड्रॉ किया, बी को। तो बी इज द नेगेटिव ऑफ ए। ये बी ए का ही कौन सा वेक्टर है मुझे बताओ, नेगेटिव वेक्टर है। अब जरा सुनो, मैंने आपसे बोला वेक्टर ए ये ड्रॉ किया था। ए के साथ अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं तो ए की डायरेक्शन पलट जाए। ए के साथ अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं तो ए की डायरेक्शन पलट जाए। तो वेक्टर्स की दुनिया में ऐसा ही होता है। अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये देखो इस तरीके से, मैंने ए के साथ माइनस का साइन लगा दिया, वो बी बन गया। तो वेक्टर्स की दुनिया में यही होता है, कोऑर्डिनेट्स बदल जाते हैं, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स बदल जाते हैं, सब चीजें यही चीज होती है। देखो, ए इस डायरेक्शन में जा रहा था, मैंने आपको बोला ए के साथ माइनस का साइन लगा दो, वो वेक्टर बी बन गया। तो बी खुद कुछ भी नहीं है, ए का ही कौन सा वेक्टर है मुझे बताओ, नेगेटिव वेक्टर है। बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बताओ। ए इस डायरेक्शन में जा रहा था, ए के साथ माइनस का साइन लगा दिया तो वो बन गया कौन सा वेक्टर मुझे बताओ, बी। तो ए खुद, बी जो है वो खुद कुछ भी नहीं है, वो ए का ही कौन सा वेक्टर है बच्चे, नेगेटिव वेक्टर है। अभी तो मैं आप लोगों से ये बात कर रहा था, अगली बात जरा सुनो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं, क्या सुनना, अगर मैं एक्चुअल वेक्टर में, अगर मैं एक्चुअल वेक्टर में उसी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करा, अगर मैं एक्चुअल वेक्टर में उसी के नेगेटिव वेक्टर में ऐड करा, तो मुझे बताओ बी किसके बराबर है, माइनस ए के। तो कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस तो दोनों कैंसिल। ये बताओ कैंसिलेशन के बाद क्या बचा, कैंसिलेशन के बाद क्या बचा, जीरो, नहीं, नल वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है आपके पास, नल वेक्टर। नल वेक्टर कब ऑब्टेन हो रहा है बताओ, जब आप एक्चुअल वेक्टर में उसी के किसको ऐड करा रहे हैं, नेगेटिव वेक्टर। जब आप एक्चुअल वेक्टर में उसी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करा रहे हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कौन सा वेक्टर मुझे बताओ, नल वेक्टर। एक बात सुनो, मुझे बताओ, वेक्टर में वेक्टर को ऐड करेंगे, वेक्टर में वेक्टर को ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या आना चाहिए मुझे बताओ, वेक्टर आना चाहिए। तो आप लोगों ने बोला सर जीरो, तो जीरो तो क्या है, स्केलर, कभी भी नहीं है। हमेशा मैथमेटिकल चीजें पता प्रूफ होती है, ये बात याद रखना। ये मैथमेटिकल चीज है बच्चे, वेक्टर को वेक्टर में ऐड कराएंगे तो आंसर भी क्या आना चाहिए, वेक्टर। तो जीरो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे, नल वेक्टर आ रहा है। अब बात क्लियर हुई मुझे बताओ। तभी मैंने आप लोगों से पूछा बच्चे क्या आएगा, आप लोगों ने बोला जीरो, मैंने बोला नहीं, नल वेक्टर आ रहा है। अब बात क्लियर हुई मुझे बताओ, सही। तो वेक्टर्स को वेक्टर में ऐड करेंगे तो कभी भी स्केलर नहीं आएगा बल्कि वेक्टर ही आएगा। अब जरा अगली बात सुन बच्चे, मुझे बताओ, ये जो नल वेक्टर है कैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसकी डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, अनडिफाइंड, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा,
प्लेन और स्पेस के अंदर ये कहीं भी लाई कर सकता है, दैट इज व्हाई मैं आप लोगों से कह रहा हूँ इसकी डायरेक्शन अनडिफाइंड। अच्छा आप मुझे बताओ यहाँ पे आखिरी वेक्टर की टाइप सुनो, देन हम लोग ऑपरेशन करते हैं। बच्चे आखिरी वेक्टर की टाइप कौन सी बच्चे? फ्री वेक्टर। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे ये मैंने आपके सामने एक वेक्टर ड्रॉ किया, मैंने देखो इस तरीके से, ये मैंने आपके सामने एक वेक्टर ड्रॉ किया मैं, अब मैं आपसे बोलूं कि इसको मूव करवा दो, ठीक है, इसको मूव करवा के यहाँ ले आओ, ठीक है, इसको मूव करवा के यहाँ ले आओ। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ जाने में कहीं पर भी मैंने इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को छेड़ा? खुद से बताओ। अच्छा मुझे बताओ कहीं पर भी मैंने इसकी लेंथ को छेड़छाड़ करने की कोशिश करी? नहीं करी। तो इसका मतलब इसको मैंने मूव करवाया है, पैरेलली डिस्प्लेस कराया है। किताब वाले लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पंजाब बोर्ड वाले कि फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसको आप पैरेलली डिस्प्लेस करा सकते। पैरेलली डिस्प्लेस का बच्चे ये लो याद, अगर ऐसा हो तो नीचे ले आओ। कोई बावला मुझसे ये ना बोले कि सर ये ऐसा था उसको मैंने ये कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सही, जैसा है उसको वैसे ही मूव करवा सकते, जैसा है उसको वैसे ही पैरेलली डिस्प्लेस करा सकते हैं। पैरेलली डिस्प्लेस कराना है, पैरेलली डिस्प्लेस कराना है। मुझे बताओ इसका नाम क्या है बच्चे? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर ऐसे वेक्टर जिसकी पोजीशन फिक्स ना हो, जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये भाई है सही। तो मुझे बताओ ये पैरेलली डिस्प्लेस होने का बच्चे मतलब क्या है कि आप इसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते, मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसकी क्या भी चेंज नहीं कर सकते, मुझे बताओ डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते। मुझे बताओ ये वाली बात क्लियर हुई है? शायद आप लोगों को याद हो, मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में डेरिवेशन थी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, याद है कुछ? सही, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बहुत सारे फ्री वेक्टर हम लोग डॉट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये वो ये वही चीज है। इसको अलग से डिस्कस करने का मकसद के बाद में आके तुम्हारी शक्लें ना, ये बताओ याद है बात क्लियर है सर? सही। तो मुझे बताओ पांचों वेक्टर की टाइप्स बताओ, किसी को कोई मसला, किसी का कोई एमसीक्यू क्लियर ना हो मुझसे अभी पूछे आगे जाने से पहले, बता रहा हूं क्लियर है सब बता।
गुड, तो बताओ लिख लिया। अभी बताओ चले आगे, ठीक है। अब सुनो, देखो सबसे हमारे पास मजे की बात ये है कि चाहे एमडीकैट हो या ईकैट हो, पूरे चैप्टर के अंदर तीन ही चीजें हैं, ठीक है। एक वेक्टर की टाइप्स, दूसरा वेक्टर एडिशन, तीसरा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दोनों के अंदर सेम है। अब जरा सुनो, ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है। सबसे पहला मुझे बताओ हेड टू टेल रूल। अब सुनो तसल्ली से नाम सुनो, हेड टू टेल रूल का दूसरा नाम किताब में लिखते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन। लॉ ऑफ पॉलीगॉन, देखो पॉलीगॉन का लफ्ज पहले कहीं सुना, पॉलीगॉन का लफ्ज पहले कहीं सुना था, सुना है। अच्छा मुझे बताओ पॉलीगॉन का मतलब, पॉलीगॉन का मतलब हाँ मल्टीपल, सही है। देखो पॉलीगॉन का बच्चे मतलब होता है कि मैथ्स के अंदर आपको पता है बहुत सारी रेगुलर शेप्स है हमारे पास, ठीक है। एक ऐसी रेगुलर शेप जिसमें मोर देन टू स्ट्रेट लाइंस शामिल है, उसको हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने आपसे, एक ऐसी रेगुलर शेप जिसके अंदर मोर देन टू होनी चाहिए, ठीक है। मोर देन टू स्ट्रेट लाइंस शामिल हो, ठीक है। मुझे बताओ जैसे सबसे कॉमन आपके पास, मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें बच्चे, स्क्वायर है आपके पास, तो वो सब पॉलीगॉन में शामिल है। अब एक और बात सुनो बच्चे, लॉ ऑफ पॉलीगॉन इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप ग्राफिकली ऐड करते हैं वेक्टर्स को, तो कोई ना कोई रेगुलर शेप आपको बनती हुई नजर आएगी, तो दैट इज व्हाई इसको लॉ ऑफ पॉलीगॉन भी कहते हैं। अब जैसे तसल्ली से सुनना, मुझे बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं अभी फिलहाल दो वेक्टर्स की एडिशन कराने लगा वापस, तो वह दो वेक्टर्स की एडिशन का मतलब है लेट्स सपोज a प्लस बी, देखो इस तरीके से। तो मुझे बताओ a प्लस बी अगर मुझे करवाना है, तो मुझे बताओ वेक्टर ए को किसी भी डायरेक्शन में अपनी मर्जी से कंसीडर करें, जैसे कि मैंने आपके सामने ये वेक्टर ए को लिखा किसी भी डायरेक्शन, ठीक है। अब मुझे बताओ इस वेक्टर ए में किसको ऐड कराना है बच्चे, बी को। अब बी कैसे ड्रॉ किया जाएगा, आप सबको याद होगा, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे की क्या आनी चाहिए, टेल। ये देखो, ये बताओ आ रही है, पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे की क्या आ रही है, मुझे बताओ टेल। ये दिस इज कॉल्ड हेड टू टेल, ये है असल में हेड टू टेल। अब मुझे बताओ दो वेक्टर्स को ऐड करोगे, नतीजे में एक तीसरा वेक्टर आएगा, दैट इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट वेक्टर। सही है, ये क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपने रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने का तरीकेकार क्या है बच्चे, पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के किससे ज्वाइन करना है, हेड से ज्वाइन करना है। पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से। बेटा मैं कह रहा हूं आपसे लास्ट वेक्टर, क्योंकि बेटा ये लास्ट वेक्टर जरूरी नहीं है कि हमेशा यही लास्ट वेक्टर हो। मुझे बताओ जब तीन वेक्टर्स को ऐड करूंगा a प्लस बी प्लस सी, तो c विल बी और लास्ट वेक्टर। इनफाइनाइट वेक्टर्स को ऐड कर सकते, कोई ना कोई दर चीजें बनती है। तो अब मुझे बताओ ये आपके पास बन गया कौन सा वेक्टर, मुझे बताओ रिजल्टेंट वेक्टर। ये वाली बात क्लियर है, मुझे बताओ सबसे पहले। अच्छा, अच्छा मुझे बताओ ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया दो वेक्टर्स की एडिशन से, मुझे बताओ इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं आपके सामने a प्लस बी प्लस सी के अंदर, तो मुझे बताओ ऐसे ही बस काम करना शुरू करूं, वेक्टर ए को लो, सही है। वेक्टर ए के अंदर किसको ऐड करना है, मुझे बताओ बी को। तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे की क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, ये आ गया आपका वेक्टर बी, सही है। अब मुझे बताओ बी को किसके अंदर ऐड करना है, सी में। तो मुझे बताओ जल्दी से, अब सुनो मुझे तसल्ली से जवाब दो, मुझे बताओ सेकंड वेक्टर के लिए पहले का हेड चुना, थर्ड वेक्टर के लिए सेकंड का हेड चुनूंगा, तो मुझे बताओ ये आ गया आपका वेक्टर सी, सही है।
अब मुझे बताओ, अब आपने क्या किया, मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी कर दिया, तो मुझे बताओ तीनों को ऐड करके क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। ठीक है, याद रखना वेक्टर की एडिशन से भी रिजल्टेंट मिलता है, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन से भी रिजल्टेंट मिलता है, याद रखना ये बात। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ करना है, पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से, याद रखना। कोई मसला? ठीक है, नहीं है कोई मसला, तसल्ली है। ठीक है, तो याद हो कोई मसला, सब क्लियर है मुझे बताओ। ठीक है, ओके, आगे एमसीक्यूज करेंगे, लिखना चाहते हो लिख लो, हम लोग जैसे ये है ना बच्चे लॉ ऑफ पॉलीगॉन, बिल्कुल वैसी है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सही, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी। कोई बात है, इस डायग्राम में हेड टू टेल रूल फॉलो हो रहा है या वायलेट होता है? वायलेट। वजह? कहाँ का वायलेट होता है? हेड से हेड मिला है, यहाँ पे वायलेट, यहाँ पे भी वायलेट होता है, ऐसे ही। ठीक है, पहले की टेल को लास्ट के हेड से होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वायलेट हो रहा है आपकी मर्जी में। तो इस तरह के एमसीक्यूज आते रहते हैं। ठीक है, डायग्राम देके बोल देते हैं हेड टू टेल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। सही है? इस तरह की चीजें याद रखिएगा।
हाँ भाई। अच्छा आप मुझे बताओ यहाँ पे एक बात कि पैरेललोग्राम हम लोग किसको कहते हैं, याद है उसमें? देखो, पैरेललोग्राम आपकी ना इस तरीके से फोर साइड फिगर, पूरी बात सुनना बहुत बहुत ये सबसे इंपॉर्टेंट आप ये समझ लो, ये और वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है जिसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे कह रहा हूँ पैरेललोग्राम आपकी ये होती है फोर साइड फिगर। देखो, ये है आपके पास पैरेललोग्राम। तो ये अब दूसरी बात सुन, अगर ये आपका पैरेललोग्राम है जिसकी फोर साइडेड फिगर है बच्चे, तो मुझे बात बताओ, आपको ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, बनाना है बाय यूजिंग टू वेक्टर्स। क्या कहा मैंने आपसे? मुझे कितने वेक्टर्स की वजह से पैरेललोग्राम है? दो वेक्टर्स की वजह से। हालांकि पैरेललोग्राम की कितनी साइड्स है मुझे बताओ? चार। चार है लेकिन दो की मदद से बना है। अब जरा दूसरी बात सुन, पैरेललोग्राम जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया हुआ था उसकी दो साइड्स पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम दो साइड्स क्या है? पैरेलल है। लेकिन मुझे बनाना दो वेक्टर्स की मदद से है, तो मैंने क्या किया इधर। अब बेटा मुझे बताओ मैंने क्या लिखा है? लॉ है, लॉ है तो कोई ना कोई स्टेटमेंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर बता रहा था। तो देखो, अगर मैंने आपके सामने एक ये वेक्टर ए ड्रॉ किया और एक ये वेक्टर बी ड्रॉ किया, पैरेललोग्राम की ये चीज परपेंडिकुलर नहीं होती है, सही? तो अब जरा सुनो, स्टेटमेंट पहले उर्दू में समझा रहा हूं, पहले उसको सुनना उसके बाद फिर आगे। पैरेलल इस लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर कोई से भी दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को फॉर्म करें, एडजेसेंट साइड्स का मतलब आजू बाजू वाली, ठीक है? कोई से भी दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को फॉर्म करें, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल। ये पूरा स्टेटमेंट, ठीक है? अभी सिर्फ बोला है मैंने, क्या बोला मैंने, मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं। कोई से भी दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को फॉर्म कर रहे हो इस तरीके से, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का क्या होगा? डायगोनल। डायगोनल का मतलब कॉर्नर्स को मिलाने वाली चीज, ऐसे, ठीक है? तो अब जरा उसको बना के देखते हैं। मुझे बताओ, ये वेक्टर बी है, ये कौन सी टाइप है? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब क्या? मैं उठा के डिस्प्लेस करता हूँ। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस वेक्टर बी को पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ लाके रख दूं, पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ लाके रख दूं, तो मुझे बताओ ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, होगा ऐसे होगा, मुझे बताओ, सही? अब मुझे बताओ, वेक्टर ए को उठा के ऊपर ले लो, वेक्टर ए को उठा के ऊपर ले लो, मुझे बताओ ऐसे कहीं आ जाएगा, सही है? तो मुझे बताओ पहले ही बात की चार साइड्स कंप्लीट हो गई, सही है? अच्छा ठीक। अब मुझे बताओ, ड्रॉ करने के लिए कहा था उसने क्या? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब पहले वेक्टर की टेल को लास्ट के बूथे में मार दो, मतलब ऐसे जान दो। मुझे बताओ ऐसे जान हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है? तो मुझे बताओ, ये हो गया आपका रिजल्टेंट, और मुझे बताओ यही पैरेललोग्राम का क्या भी बन रहा है? डायग्राम। मुझे बताओ एक कॉर्नर को अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है आपके पास? क्या कहलाता है आपके पास? डायग्राम। मुझे बताओ स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, ठीक है? क्या बोला था मैं, फिर दोबारा रिपीट करूं, तसल्ली से एक एक चीज क्लियर करनी है बेटा, कोई जल्दी नहीं है। मुझे बताओ, सबसे पहले मैंने आपसे बोला अगर कोई से भी दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा
वो पैरेललोग्राम का क्या साबित कराएगा। ठीक है, अब जो मैंने आपके सामने बेटा डॉटेड लाइन से ड्रॉ किए थे वो कौन से वेक्टर थे मुझे बताओ। फिर ये वेक्टर जानबूझ के ऐसे ड्रॉ किए ताकि तुम्हें याद हो। सही, अच्छा ठीक है। मुझे बताओ यहाँ तक कि स्टेटमेंट में कोई मसला, आगे आगे बहुत लंबी कहानी है इसकी, मुझे बताओ स्टेटमेंट में कोई मसला नहीं। दूसरी बात सुनो तसल्ली के साथ, मुझे बताओ जब आपने ये रिजल्टेंट ड्रॉ किया तो आपको ऊपर भी और नीचे भी ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं दो। मुझे बताओ ऊपर भी ट्राइंगल बन रहा है, मुझे बताओ नीचे भी ट्राइंगल बन रहा है। मुझे बताओ ट्राइंगल के कितने कॉर्नर्स होते हैं, तीन। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसा ही है, मुझे बताओ सही। चलो अपनी मर्जी से इसको मैंने नाम दिया अल्फा, इसको मैंने नाम दिया बीटा, इसको मैंने नाम दिया थीटा। सही, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ इंतहाई मासूमाना, ठीक है, जवाब दे देना बेटा। मुझे बताओ कि इन तीनों एंगल में से वो कौन सा एंगल है जो हेड टू टेल एंगल है। तीनों अलग अलग जवाब आ रहे हैं, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, थीटा भी आ गया। अल्फा अल्फा नहीं है, बीटा, थीटा, शुगर। नहीं मुझे बताओ क्या ये हेड टू टेल एंगल बन रहा है, बस मैं ये पूछ रहा था। सही, क्या ये हेड टू टेल, अच्छा क्या ये हेड टू टेल एंगल बन रहा है, बस मैं ये पूछ रहा था बेटा। अगर इसको कहोगे तो क्या कहोगे, टेल टू टेल। इसको कहोगे तो क्या कहोगे, हेड टू हेड। और ये क्या है, हेड टू टेल। साबित हो रहा है बिल्कुल, सही है। अब एक और मजे की बात बताओ, एडिशन ऑफ वेक्टर में चाहे हेड टू टेल ये वाला हो या पैरेललोग्राम, कोई सा भी मेथड हो, एडिशन में हम लोग हमेशा हेड टू टेल एंगल लेके चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करनी, जब वहां आएगी तो अलग से बात करें। सही, एडिशन ऑफ वेक्टर के जितने भी मेथड मैं आपको पढ़ा दूं 4 से 5, ठीक है, हमेशा कौन सा एंगल लेके चलेंगे, हमेशा कौन सा एंगल लेके चलेंगे, बोलो भाई, हेड टू टेल। सही है, याद रखना ये बात। बताओ ये वाली बात क्लियर है सब। अच्छा, अच्छा किताब वाले ना इसको दो तरीकों से डिफाइन करते हैं। किताब वाले कहते हैं कि इस मेथड के अंदर आपको वो एंगल लेना है। अब जुमला सुना मुझे बता रहे क्या किताब सही कह रही है, बताओ। किताब वाले ये कहते हैं कि इस मेथड में आपने वो एंगल लेना है जो रिजल्टेंट के सामने वाला है। अब बताओ हाँ या ना, सही बताओ, उस तरीके से भी प्रूव हो रहा है। ठीक है, मुझे बताओ रिजल्टेंट के सामने कौन सा एंगल है, मुझे बताओ, हेड टू टेल, और हमेशा ये, अब चाहे डायग्राम जैसे मर्जी बनाओ, सही है, हमेशा यही होगा। ठीक है, तो बेटा किताब की एक एक लाइन पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीजें सारी ना। अच्छा अब दूसरी बात बताओ, मुझे बताओ यहाँ पे एक बात के बेइज्जती सवाल पूछ लोगे, कुछ उठाते नहीं मारना, मैं मुझे बता रहा हूँ। मुझे बताओ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो मुझे बताओ ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। ठीक है, ऐसे पूछ रहा था मिल जाना। बेटा यहाँ पे भी हम लोग ए प्लस बी कराएंगे, सही। मैं बताओ ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट। और मैंने साथ में बेटा दीवारें लगा दी हैं, दीवारों का मतलब मैग्नीट्यूड। तो मुझे बताओ ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, मैं ये लिख सकता हूँ कि ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, हाँ या ना। झूठ कोई ना बोले, मैं बता दूं, ठीक है, झूठ बोलने वाला सीधा झंडू में। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक बात कि स्क्वायर था, स्क्वायर ना लगाने के चक्कर में रूट लगा रहा हूं। दूसरी बात सुनो, मुझे बताओ ए स्क्वायर का मतलब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सुनना यहाँ पे बेटा, मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या दो इसलिए बोलो ही ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सिर्फ और सिर्फ तसल्ली से सुनना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा बस। ना तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल सकता है ना किसी और चीज, बस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड खत्म था, इसकी कहानी यहाँ पे रुक जाएगी। पहले से बता दूं, मुझे बताओ ए स्क्वायर का मतलब फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मुझे बताओ फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे ही लिखूं, या तो भूल गए कि रिजल्टेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता था, रिजल्टेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता था, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर,
प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ जहां तक क्लियर है मुझे। पढ़ो भाई। 2ab cos कौन सा एंगल, एट टू डी, सही है। अच्छा अब मैं अगर आपसे बोलूं a माइनस बी कराना है तब भी मुझे रिजल्टेंट मिलेगा। मैंने आपसे शुरू में बोला था एडिशन से भी मिलता है, सब्ट्रैक्शन से भी रिजल्टेंट मिलता है। सेम फॉर्मूला नीचे वाला, सही है। तो मैं बताओ फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कौन सा साइड आएगा, माइनस 2ab cos थीटा। कोई मसला, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एमसीक्यूज, खास तौर पे एमटीएस देती थी, एमडी के अटेम्प्ट में बहुत सारे एमसीक्यूज करते हैं बात। तसल्ली से लिख लो मेरे पास।
ये क्या सीन है, लिख लिया? अच्छा, एक चीज तो अभी भूल जाओ, और वो ये कॉस साइन और टेंजेंट की वैल्यूज की अभी टेंशन नहीं लेनी। तब भी टेंशन कब लेनी है? एट द एंड ऑफ चैप्टर। ठीक है, जब मैं मुझसे यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, इसमें कॉस साइन और टेंजेंट की वैल्यूज आपको फिंगर टिप्स पे होंगी। ठीक है, तो कोई सा भी एंगल वो तुम्हें देते, वैसे तो स्टैंडर्ड एंगल के अलावा आता है, लेकिन अगर बदकिस्मती से इकेट वालों को अगर वो कोई सा भी एंगल दे देता है, वो निकलता है चैप्टर के एंड में, क्योंकि बेटा मैं बार बार फिर वो सिखाऊंगा नहीं कि अगले मेथड पे जा रहा हूँ फिर से कॉस साइन टेंजेंट आ जाएगा। तो अभी एक सवाल देखो मेरे पास 5 नंबर का। एनटीएस 2016 में एक सवाल देता है कि टू फोर्सेस of magnitude 8 Newton and 15 Newton two forces of magnitude 8 Newton and 15 Newton are acting on a body if the resultant of these forces if the resultant of these forces is 17 Newton 17 if the resultant of these forces is 17 Newton, then angle between the forces is dash. Then angle between the forces is dash. अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताओ यहाँ पे। हाँ, तो तुम लोगों ने कह रहा था कि एक बात मुझे ये बताओ कि क्या मेरे पास दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सवाल में गिने थे? सही है। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आई जे के का नहीं आना। सही है, देखो यहाँ पे सारे मेरे पास क्वेश्चन में एक फोर्स गिवन है 8 न्यूटन, दूसरी फोर्स गिवन है 15 न्यूटन, और इन दोनों का रिजल्टेंट दे दिया कितना? 17 न्यूटन। ठीक है, मुझे बताओ एक एक टर्म मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, पहले ये तसल्ली से बताओ। एक एक टर्म मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ सुनो सारी, क्वेश्चन में अगर नहीं मौजूद के कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो वी विल ऑलवेज टेक, मतलब कौन सा वाला मेथड चल रहा है मेरे पास एडिशन पे। हमारे पास मेन फॉर्मूला यही है, A+B। ठीक है, हमारे पास मेन फॉर्मूला एक ही है, A+B वाला। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का जिक्र सिर्फ उस वक्त होगा जब क्वेश्चन में अलग से मेंशन हो डिफरेंस ऑफ द वेक्टर के नाम से, अदरवाइज हमारा मेन टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एडिशन है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का सिर्फ इसलिए बोला है बेटा कि एक एमसीक्यू भी मैंने यहाँ करवाना है जिसमें इसका जिक्र है, इस वजह से, अदरवाइज हमेशा एडिशन। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक बात, रिजल्टेंट को फॉर्मूला f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ f1 f2 cos थीटा, मतलब ऐसे ही होगा। a का मतलब f1, b का मतलब f2। मुझे बताओ रिजल्टेंट की जगह कितना पुट कर दिया? 17 इज इक्वल टू अंडर रूट, मुझे बताओ कितना बनेगा? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 8 इंटू 15 इंटू cos थीटा। मुझे ये थीटा ही तो निकालना है, ये तो चीज निकालनी है। मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, 17 का स्क्वायर बना कितना मुझे बताओ? 289। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट मर जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ 8 का स्क्वायर इज 64, 15 का स्क्वायर इज 225। आगे वाले टर्म का मेरा से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पे एक बात, इन दोनों को ऐड किया तो इत्तेफाकन कितना ही बना?
ले रहा, इन दोनों को ऐड किया तो क्या ही बना, 289। ले, मर गए, और मरने के बाद क्या बचा, अंडा। तो मुझे बताओ, ले भाई, लो, मुझे बताओ ये पूरी की पूरी टर्म जीरो से डिवाइड होके जीरो, तो तभी तो सॉल्व नहीं कर रहा था इनको यहाँ पे, तभी तो सॉल्व नहीं कर रहा था कि मुझे सिर्फ लेना देना ही नहीं है। इसको उठा के नीचे फेंकोगे तो टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, मुझे बताओ, जीरो। ये देखो, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या बना, एंगल इज, बताओ कोई मसला, कोई बीमारी किसी को, कोई मरीज अगर बैठा हो, वर्डिंग की दूसरे स्टेप दिखा रहा हूँ। आप सही बताओ, क्लियर कर सबको। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार सवाल है, वो लिखो मेरे बस। if one of the two forces if one of the two forces
is double if one of the two forces is double and resultant is equal to the greater force. If one of the two forces is double and resultant is equal to the greater force, then angle between the force is dash. ये सवाल नस्ट वाले पूछते हैं। बताओ सवाल में क्या कह रहे हैं? सवाल में क्या कह रहे हैं? If one of the two forces is double, ठीक है, सवाल ये बेहतरीन सवाल है, कॉन्सेप्चुअली। मुझे बताओ अगर आप एक फोर्स को F मान के चले, क्योंकि क्वेश्चन में तो किसी का भी मैग्नीट्यूड नहीं, तो अगर आप एक फोर्स को F मान रहे तो दूसरी फोर्स इसी का क्या है? डबल। मतलब इतना समझ आता है? अगर आप एक फोर्स को 10 मानोगे तो दूसरी उसी का डबल होगी, अगर आप एक फोर्स को 5 मानोगे तो दूसरी उसी का डबल होगी, ठीक है। और आगे देखिए, सोने पे सुहागा, तो आगे क्या कह रहे थे? रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर। उन दोनों में से ग्रेटर कौन है? अब आपने एंगल की बात, मुझे बताओ यहाँ तक का डाटा समझ में आ रहा है? सही। मैं आगे शुरू में भी कह चुका हूँ, सवाल एक कहानी बनाता है और कहानी को पकड़ना है और फिर सवाल पूछने वाले के मुंह पे मारना। अब मुझे बताओ एंगल निकालना है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बोला अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा। मुझे बताओ रिजल्टेंट किसके बराबर? 2F के। F1 किसके बराबर? F के। तो F का स्क्वायर प्लस F2 का मतलब 2F का स्क्वायर करना प्लस ट्वाइस ऑफ F1 इज F, F2 इज 2F और cos थीटा आपको निकालना है। कोई मसला? मैं फिर पूछो बेटा, पास पेपर के सवाल में मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, कोई मसला कोई बीमारी नहीं होती। मुझे बताओ अगेन तुमने किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, मुझे बताओ 2F का स्क्वायर इज 4F स्क्वायर, सही, ये बन जाएगा स्क्वायर से, ठीक है। तो मुझे बताओ F स्क्वायर प्लस ये भी क्या बनेगा? 4F स्क्वायर, ठीक है, प्लस मुझे बताओ F से मल्टीप्लाई होके F स्क्वायर, 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4F स्क्वायर और उसके साथ क्या लिखा हुआ है? cos थीटा। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर 5F स्क्वायर, आगे वाली टर्म छाप दो, F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर क्या बन गया? 5F स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये 5F स्क्वायर इस साइड पर आके माइनस हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से, और यहाँ पे क्या बचेगा? 4F स्क्वायर cos थीटा। मुझे बताओ 4 में से 5 को निकाला माइनस का, तो माइनस का F स्क्वायर और आगे क्या आ जाएगा? 4F स्क्वायर cos थीटा। बेटा F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल, अब क्या बचा यहाँ पे? -1 और यहाँ पे क्या बचा? 4 cos थीटा, सही है। तो बताओ 4 यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे आके क्या हो जाएगा? मैं एक एक स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि बेटा मनहूस सी शक्लें ना बने, सबको आसान लगे। ये देखो क्या आसान सी, जो डायरेक्ट कर सकता है बेटा वो डायरेक्ट करे, टाइम बचाए। अब ये एक एक स्टेप जो मैं कर रहा हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये वो सिर्फ अभी शुरू के लिए, आगे जाके बेटा मैं भी टेस्ट करूंगा, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे।